नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सुपर टेट या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 के लिए लगातार हम आपको टॉपिक वाइज कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में। अभी तक हम आपको क्या क्या करा चुके हैं आपको सुपर टेट के सिलेबस में भी दिखा देते हैं। तो दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, यहाँ तक देख चुके हैं हम। आज का हमारा जो टॉपिक है विज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है और ध्वनि भी इसमें काफ़ी ऐसे हैं जो ये दो चैप्टर प्रकाश और ध्वनि जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का चैप्टर ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे कि आपको पता है पूरे विज्ञान से 10 नंबर का पोर्शन आएगा, तो प्रकाश चैप्टर से तो हर बार क्वेश्चन आते ही है। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे और कोई भी चीज़ कोशिश करेंगे कि आपकी ऐसी ना रह जाए जो छूट जाए। तो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी इसमें कवर करके रखी हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि प्रकाश होता क्या है। तो आपको पता है कि जो ऊर्जा हमें देखने में हेल्प करे उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गया, जुगनू है, बिजली है, और कृत्रिम स्रोत तो बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, टॉर्च आदि है। ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है आपका प्रकाश चैप्टर कक्षा 7। वहीं से ज़्यादातर चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हमने एनसीईआरटी, एससीईआरटी जहाँ पर जो टॉपिक अच्छे से अच्छा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कवर किया। तो प्रकाश के गुण की अगर बात करें तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल काफ़ी पूछी जाती है, तो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और विभिन्न माध्यमों में अगर चाल बात करें तो जल, कांच, वायु आदि में प्रकाश की चाल निर्वात से जो है आपकी कम होती है, यानी निर्वात में ज़्यादा होती है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। वस्तुओं के वर्गीकरण की अगर बात करते हैं तो वस्तुओं के वर्गीकरण में पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी, ये 3 टाइप होते हैं। पारदर्शी की बात करें जिसको हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे, तो जिनसे प्रकाश पूरी तरीके से पार हो जाए, जैसे कांच हो गया, साफ पानी हो गया। अर्धपारदर्शी वो होता है जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से पार होता है, जैसे धुंधला कांच हो गया, पेपर हो गया कोई। अपारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश पार ही ना हो पाए, लकड़ी, दीवार वगैरह। तो ये बेसिक चीज़ें हैं क्योंकि आपका चैप्टर में दे रखी हैं, तो इसलिए ये भी जानना जरूरी है। वैसे तो आपको पता ही होगा तीनों के बारे में। अब बात करते हैं छाया को लेकर। तो जब किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश रुक जाता है तो उसके पीछे छाया बनती है। छाया बनने की 3 शर्तें होती हैं। एक, प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, जैसे ये बल्ब है, ये प्रकाश का स्रोत है। अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, जैसे पेड़ है जहां पर आपका प्रकाश आर पार नहीं हो पा रहा है। और पर्दा होना चाहिए जिस पर ये आपका बनेगा छाया। तो ये 3 चीजें इसके शर्तों में देखने को मिलती हैं। प्रकाश के परावर्तन की हम बात करते हैं, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, रिफ्लेक्शन। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकरा करके वापस लौटती है तो इसे कहते हैं परावर्तन। और परावर्तन के नियम क्या हैं? तो आपतित किरण, ये देखिए, ये पहले चित्र को समझिए फिर ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे ये आपकी किरण है, ये आपतित किरण है, ये जा रही है यहाँ पर एक बिंदु पर और यहाँ से टकरा करके इस तरीके से परावर्तित हो रही है। तो यहाँ पर जो आप सीधी रेखा देख रहे हैं इसे कहते हैं अभिलंब। इधर वाला जो एंगल है उसको आई से दर्शाते हैं और इधर वाला एंगल जो है इसको आर से। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और साथ ही साथ अभिलंब, ये तीनों आपके एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई बराबर आर। ये 2 नियम प्रकाश के परावर्तन को लेकर के हैं। परावर्तन के प्रकार की बात करते हैं तो परावर्तन के 2 प्रकार मुख्यतः देखने को मिलते हैं। पहला है कि जब समांतर किरणें चिकनी सतह से टकराकर समांतर ही लौटती हैं, जैसे देखिए इस तरीके से लौट रही है समांतर, यहाँ से इस तरीके से। और ये है हमारा नियमित परावर्तन। एक होता है अनियमित परावर्तन, जब असमतल सतह है उससे टकराकर प्रकाश किरणें क्या जाएंगी, अलग अलग दिशाओं में लौटती हैं, तो वो अनियमित परिवर्तन जो है वो कहलाता है। चित्र से भी देख सकते हैं। बाकी ये तो पता ही आपको, प्रकाश के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। प्रकाश बहुत तेज गति से चलता है। इस तरीके के जो पॉइंट आप देख रहे हैं, जो येलो कलर से हमने हाईलाइट किए हैं, ये आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इसलिए इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब बात करते हैं हम हमारा टॉपिक दर्पण को लेकर के। तो दर्पण की जब बात करते हैं, एनसीईआरटी कक्षा 7 में ही है ये भी, कि दर्पण वह चिकनी सतह है जो प्रकाश का परावर्तन करती है। दर्पण के प्रकार होते हैं समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण इस प्रकार से सीधे सीधे देखने को मिलता है। अवतल दर्पण इस प्रकार से उभरा हुआ देखेंगे। और इसका ये वाला जो अंतर भाग होता है ना, इसमें अंतर होता है। चित्र से आपको हो सकता हो समझ में, एक इसको वैसे देखा जाए तो आगे अच्छा, अभी जब आपका थ्योरी की बात करेंगे वहाँ और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो दर्पण प्रकाश को परावर्तित करके हमें वस्तुओं के प्रतिबिंब जो है वो दिखाता है। अब समतल दर्पण की बात सबसे पहले करते हैं।
समतल दर्पण के गुण में अगर बात करते हैं तो ये सीधा जो परावर्तन है वो करता है। इसकी सतह समतल सीधी होती है, दैनिक जीवन में यूज होता है। जैसे आप मिरर जो यूज करते हैं चेहरा वगैरह देखने के लिए, वो समतल दर्पण ही होता है। क्या होता है इसकी प्रतिबिंब की विशेषताएं? तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, वर्चुअल होता है। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, जैसे कि आप चेहरा देखते हैं उल्टा तो दिखता नहीं है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप इसमें देखेंगे नाक बड़ी दिखेगी। तो यही पॉइंट ही पूछे जाते हैं। ज्यादातर डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा आपके पेपर में, आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। उसमें ऑप्शन में आभासी, उल्टा, इस तरीके के, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ये प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, यहाँ पर देख भी पाएंगे आप। ये दर्पण के उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वो व्यक्ति खड़ा है या वो वस्तु है, या जिसका आपका प्रतिबिंब बनना है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। तो ये हमारा पहला हो गया समतल दर्पण। फिर बात करते हैं हमारा दर्पण द्वारा वस्तु की स्थिति को लेकर के। तो जब दर्पण द्वारा वस्तु की स्थिति की बात करें तो जैसे ये हमारी वस्तु हो गई, ये प्रतिबिंब आभासी, ये आपका मिरर हो गया। मिरर के पीछे ही वही सेम डिस्टेंस पर आपको देखने को मिलता है, वही यहाँ पर डी के जरिए दर्शाया गया है। वस्तु ए बी दर्पण के सामने जो है वो रखी है, और प्रतिबिंब ए बी जो है ए डैश बी डैश जो करके है, ये दर्पण के पीछे जो है ये बनता है। वस्तु की जो दूरी है वो आपकी डी है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी डी हो जाएगी, और वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर हो जाएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये दूरी और प्रतिबिंब का आकार इस तरीके से बराबर जो है वो होता है। समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, अभी मैंने बताया, इस बात को ध्यान रखिएगा, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होता है तथा दर्पण के पीछे जो है ये बनता है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को लेकर के। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण, जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो परावर्तक सतह जो होती है वो अंदर की ओर वक्र होती है। ये जो परावर्तक सतह होगी वो देखेंगे अंदर की ओर वक्र होगी। समानांतर किरणें फोकस एफ पर जो है वो जाकर के मिलती हैं। और उपयोग इसका कहाँ होता है? उपयोग से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं अवतल दर्पण में। तो सेविंग मिरर हो गया, सूर्य कुकर हो गया, टॉर्च हो गया, हेडलाइट हो गया, इनमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। सेविंग मिरर, सूर्य कुकर और टॉर्च हो गया, हेडलाइट हो गया, इसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण की बात करते हैं। ये जो चित्र है ना, ये वाला ध्यान रखिएगा, वो जो ऊपर था मैंने इसीलिए कहा था डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको और बेहतर समझ जाए देंगे। तो परावर्तक सतह, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्र होती है, इसमें अंदर की ओर होती है, इसमें बाहर की ओर होती है। समानांतर किरणें इसमें फैलती हैं और पीछे की ओर फोकस एफ से आती हुई इसमें जो है वो प्रतीत होती हैं। और इसका यूज कहाँ होता है उत्तल दर्पण का? तो वाहनों के रियर व्यू मिरर सुरक्षा हेतु जो है यूज होता है। ज्यादातर रियर व्यू मिरर से जो है वो क्वेश्चन बनता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। जैसे जो सबसे बड़ा दर्पण समतल दर्पण, जैसे दीवार पर लगाया हुआ दर्पण। वाहनों में जो प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है। रियर व्यू जो मिरर होता है अधिक क्षेत्र दिखाने के लिए यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, गाड़ियों में साइड मिरर लगा रहता है, फोर व्हीलर वगैरह में। तो ये जो होता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसीलिए इससे बनता है, इसीलिए इसको अलग से एग्जाम्पल हमने लिखे हैं कि उत्तल दर्पण में रियर व्यू मिरर जो है ये आपका लगता है, मतलब गाड़ी के जो वाहन होते हैं उनमें, और अधिक क्षेत्र दिखाने के लिए। कि आप देखते हैं ना, जैसे ये शीशा लगाओ तो पीछे का बड़ा हिस्सा आपको एक छोटे से मिरर में दिखाई देता है। सेविंग में प्रयुक्त दर्पण पूछा जाएगा तो आप कहेंगे अवतल दर्पण, चेहरे का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब जो है वो इससे मिलता है। सोलर कुकर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अवतल दर्पण और सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए आप देखते हैं एक बिंदु पर केंद्रित होता है, फिर आप जो सौर ऊर्जा होती है उसको उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण होता है। दंत चिकित्सक की अगर बात करें तो इनके द्वारा भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, जो दांत का बड़ा और साफ प्रतिबिंब दिखाने के लिए जो है वो यूज में लाते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये आप एकदम रट लीजिएगा। मोस्टली आप देखेंगे पेपर में तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं कि कौन सा दर्पण किसके एग्जाम्पल में जो है वो आता है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका लेंस। लेंस की बात करते हैं। लेंस क्या होता है? तो लेंस पारदर्शी पदार्थ का बना होता है जिसकी कम से कम एक सतह गोलाई यानी कर्व होती है। लेंस दो टाइप के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। सबसे पहले बात करते हैं उत्तल लेंस को लेकर के। तो ये बीच में मोटा होता है, वो जो ऊपर पड़ रहा है तो वो दर्पण था, ये जो है लेंस है, अंतर समझ के रखिएगा। तो बीच में ये मोटा होता है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और किनारों पर पतला होता है, ऊपर साइड नीचे साइड आप देख रहे हैं। तो ये किरणें जो होती हैं वो अभिसरित हो जाती हैं इसमें। अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस में आप कहेंगे बीच में ये पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है, और किरणें यहाँ पर अपसारित हो जाती हैं।
एक में फैल जाती हैं, एक में एक पॉइंट पर केंद्रित हो जाती हैं, उसी को ही कहते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तल लेंस को थोड़ा सा डिटेल में। हमने क्या मतलब पहले एक ओवरव्यू रूपरेखा समझनी होती है, वहां पर पॉइंट में देख लिया छोटा सा। अब इसी को डिटेल में भी, तो क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उत्तल लेंस जो है वो समांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एक बिंदु पर जो समांतर आने वाली किरणें हैं उनको क्या कर रहा है, इससे होकर के देखिए जा रही हैं और ये जाकर के आगे एक बिंदु पर मिला देता है, और इसी को हम फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, एफ कहते हैं। इसे हम अभिसारी लेंस के नाम से भी जो है वो जानते हैं, कॉन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स को कॉन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। अभिसारी का मतलब ही होता है एक पॉइंट पर जाकर के फोकस करने की इसकी क्षमता होती है। यूज की बात करते हैं उत्तल लेंस को लेकर, तो आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास देख रखा है, हाथ में पकड़ करके वो देखते हैं ना हाथ में कि चलो तुम्हारा भविष्य बता देते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, कैमरे में यूज होता है, सूक्ष्मदर्शी में जो है यूज होता है, दूरदर्शी में यूज होता है, मानव नेत्र में भी, संक्षेप में आप कह सकते हैं मानव नेत्र में भी जो है वो यूज होता है। मानव नेत्र कह सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस में जो चश्मा लगा होता है उसमें नहीं हो जाता है, नेत्र वो पॉइंट अलग है। चाहे तो इस नेत्र वाले ऑप्शन को आप काट सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इतने आवर्धक लेंस, कैमरा, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। अब बात करते हैं हमारा अगला अवतल लेंस। अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, तो समांतर प्रकाश किरणों को ये फैला देता है। देखिए यहाँ से आने वाली फोकस जो पॉइंट था उसमें फोकस कर रहा था, यहाँ से आने वाली किरणें जब इससे जा रही हैं तो आगे जा करके फैल जा रही हैं। तो ये किसका, इसका क्या नाम है, इसे हम अपसारी कहते हैं, डाइवर्जिंग कहते हैं। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग कहते हैं। ये अपसारी है और वो वाला जो था ये अभिसारी था। अभिसारी और अपसारी दोनों में अंतर है। इसका यूज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है निकट दृष्टि दोष, जिसको हम कहते हैं मायोपिया। इसके चश्मे में जो यूज है वो ये जो है वो किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है जिसको दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता, ये उल्टा होता है, मतलब निकट मतलब दूर का जिसको स्पष्ट नहीं दिखाई देता, उसके लिए अवतल लेंस का यूज जो है वो किया जाता है। दरवाजों में लगे जो वेवर होते हैं इस तरीके से आपने देखा होगा लगे होते हैं, इनमें झांकने वाले छिद्र में भी आपका यही अवतल लेंस जो है वो लगा रहता है। तो ये आपके एग्जाम्पल जो है वो हो गए। अब बात करते हैं अवतल लेंस के बाद हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अभी जो हमने देखा था वो परावर्तन था, परावर्तन अलग है, अपवर्तन अलग है। परावर्तन की बात करते हैं, परावर्तन मैंने बताया था ना कि आपका I बराबर R के होता है। तो परावर्तन के बाद अपवर्तन की बात करें तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल और दिशा दोनों बदल जाती हैं, और इसी को कहते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के उदाहरण क्या है, जैसे वायु से जल में जा रहा है, ये अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है, तो प्रकाश वायु से जल में जाने पर सामान्य की ओर जो है वो आपका मुड़ जाता है। सामान्य क्या आप कह सकते हैं, इसी लंब की ओर जो है वो मुड़ जाता है, यहाँ सामान्य की जगह लंब समझ लीजिए। तो ये है आपतित किरण जो आ रही है, और ये आपका ऊपर वाला हिस्सा वायु में है और ये जो नीचे वाला हिस्सा ये जल में है। तो जैसे ही ये इसने यहाँ से माध्यम चेंज किया तो जानी तो ये सीधे चाहिए थी, पर सीधे ना जा करके आप देखिए इस लंब की ओर थोड़ा सा झुक गई है, इस तरफ अंदर की ओर। तो वही चीज़ है, ये वायु से जल जाने में, इसके प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे उसकी चाल और दिशा दोनों बदल जाती हैं। तो वही आपका पहला हो गया। ऐसे ही जल से वायु में बात करें तो प्रकाश जल से वायु में जाने पर के सामान्य से थोड़ा सा दूर मुड़ता है। तो अगर जल से जा रहा है नीचे साइड से, अब इस चीज़ को चित्र के जरिए आप समझिए कि जल से आ रहा है तो ये आपका वापस से दूर हट जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, पास आ रहा था। और तीसरा एक एग्जाम्पल काफ़ी पूछा जाता है कि पेंसिल का पानी में टेढ़ा दिखाई देना। तो ये आपका एक एग्जाम्पल भी अच्छा है कि जब पेंसिल डूबी हुई होती है तो ये पेंसिल ऐसे सीधी होनी चाहिए, पर जब पानी में डूबी रहती है तो यहाँ पानी के अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो आपका हल्का सा तिरछा दिखाई देता है, वो भी जो है इसके एग्जाम्पल में जो है वो आ जाएगा। अब बात करते हैं हम महत्वपूर्ण पॉइंट कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल और दिशा दोनों जो है बदल जाती है, जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कॉन्वेक्स अभिसारी लेंस है और कॉनकेव अपसारी लेंस है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है, तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। कैमरे में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। आवर्धक जो लेंस होता है कौन सा लेंस होता है, तो ये आपका उत्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष में या मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस किया जाता है। दूर दृष्टि दोष या इसको हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, तो इसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो इसमें आपका उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस।
ये दोनों आपको अंतर पता होना चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि निकट दृष्टि दोष है मतलब दूर का क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इस बात को आप समझ के रखिएगा। अब बात करते हैं हम हमारा अगला इसी में टॉपिक 15 नंबर, जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अलावा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करते रहिएगा, मोटिवेशन मिलता रहे हमें भी आपके लिए, और इसी प्रकार ढेर सारी मेहनत करते रहें। तो परिभाषा की बात सबसे पहले करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो और आपतन कोण किसी क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल से अधिक होता है तो सारा प्रकाश उसी सघन माध्यम में वापस परावर्तित हो जाता है। इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके लिए शर्तें क्या हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए? कि प्रकाश हमेशा सघन से विरल माध्यम में जाए। दूसरी क्या शर्त है? आपतन कोण आई का मान बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कोण सी से। तो ये दो शर्तें हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन को लेकर के। यहाँ पर इसका चित्र भी देख लीजिए कि आपका ऊपर विरल माध्यम है जैसे वायु, ये सघन माध्यम है जल, और यहाँ से आपका जा रहा है, यही चीज़ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दें ताकि आपको एक साथ दिखाई दे। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, सघन से विरल में जाएगा तो आपतन कोण किसी क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो सारा प्रकाश क्या होगा उसी सघन माध्यम में ही वापस, यहाँ से देखिए पूरा का पूरा सघन माध्यम में ही वापस लौट रहा है। तो यही आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यहाँ पर क्रांतिक कोण सी की बात करें, जिसको लेकर यहाँ पर जिक्र किया गया है कि आपतन कोण बड़ा होता है क्रांतिक कोण सी से। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, उसी को कहते हैं क्रांतिक कोण। ये इस चित्र के जरिए यहाँ पर 90 एंगल को बताया भी गया है। तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है उसे कहते हैं हम क्रांतिक कोण। अब इसके उपयोग से क्वेश्चन बनते हैं। तो उपयोग में सबसे पहला है ऑप्टिकल फाइबर, सूचनाओं का संचार उसमें यूज होता है। उसके बाद हीरे की जो अधिक चमक का कारण होता है, यूज नहीं होता है मतलब ये घटना है, तो ये घटना जो है कहाँ देखने को मिलती है, कहने का मतलब वो है, तो हीरे की जो अधिक चमक होती है उसका जो कारण होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एंडोस्कोपी चिकित्सा में शरीर के अंदर देखने में एंडोस्कोपी यूज होता है तो वहां पर देखने को मिलता है। पेरिस्कोप और दूरबीन जहां प्रिज्म का उपयोग होता है वहां पर यू देखने को मिलता है। और इसके अलावा मरीचिका भी देखने को मिलता है। मरीचिका क्या होता है? तो आप देखते हैं कि जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि रेगिस्तानी इलाका है, तो यहाँ पर या पक्की सड़कें भी होती हैं, पक्की जो सड़कें होती हैं उनमें भी ऐसा फील होता है कि गर्म सतह के ऊपर की वायु गर्म होती है और ऊपर की वायु ठंडी होती है। तो प्रकाश क्या करता है? इन वायु परतों से होकर जाते समय सघन से विरल माध्यम की ओर जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमारी आंख तक पहुंचता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि वहां पर दूर पर पानी भरा हुआ है। तो पानी जैसा जो दिखाई देता है वो हमारा क्या होता है? वही होता है मरीचिका। तो ये हमारी आंख है, नेत्र है, और यहाँ पर जैसे दूर से दिखाई दे रहा है पानी भरा हुआ, पर वह एक्चुअल में नहीं होता पानी। तो ये मरीचिका का उदाहरण होता है, जो कि हमारा किस घटना का उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। और ये चीज तो मैंने बताई थी, ठंडी वायु विरल माध्यम, ये आपको केवल रेगिस्तानी इलाकों में नहीं देखने को मिलता है, ये आप सड़कों पर भी देखेंगे जो बहुत तेज धूप टाइप की होती है और दूर सड़क पर आपको दिखाई देता है कि वहां पर पानी जैसा लग रहा है, तो वो एक्चुअल में ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण लगता है। आई ग्रेटर देन सी यानी आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होने पर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये भी याद रखिएगा। और क्रांतिक कोण का मान माध्यम पर ही निर्भर करता है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले इसी में टॉपिक, जो कि है प्रिज्म, यानी कि 16 नंबर पॉइंट। तो प्रिज्म की जब बात करते हैं तो प्रिज्म आपका एक पारदर्शी पिंड होता है जिसके दो समतल अपवर्तक पृष्ठ एक दूसरे के प्रति झुके हुए होते हैं और प्रिज्म से होकर गुजरते हुए प्रकाश का विचलन करता है और श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। और कौन कौन से हैं? और ये जो घटना कहलाती है ना 7 रंगों में बांट दिए, इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। जो यहाँ से आप श्वेत प्रकाश जाता है और ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, ये कलर हैं। इसी को ही इंग्लिश के जो नाम होते हैं उसको विबग्योर से जो है हम दर्शाते हैं। तो ये आप देखेंगे वर्ण विक्षेपण, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब श्वेत प्रकाश जिसमें सभी रंग होते हैं प्रिज्म से होकर गुजरता है वो 7 रंगों में विभाजित होता है, इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। बैंगनी वी हो गया, आई से आपका इंडिगो, ऐसे ही इसके इंग्लिश नाम है, ब्ली से ब्लू। तो जामुनी, नीला, हरा, येलो, ऑरेंज और रेड। बैंगनी सबसे ऊपर, लाल सबसे नीचे, नहीं बैंगनी सबसे नीचे इसके अकॉर्डिंग, और बैंगनी सबसे नीचे, लाल सबसे ऊपर। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन उसको लेकर के हम बताते हैं। इसको थोड़ा सा देखिए। तो सबसे पहले वर्ण विक्षेपण के रंगों के गुण में सबसे पहला पूछा जाएगा तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। वेवलेंथ सबसे अधिक किस कलर में होती है? मैक्सिमम होती है रेड कलर में और सबसे कम किस में होती है? बैंगनी कलर में।
आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो सबसे अधिक होती है बैंगनी कलर में और सबसे कम होती है आपकी लाल कलर में। कांच या माध्यम में जब चाल की बात करेंगे तो सबसे अधिक चाल होती है लाल कलर में और सबसे कम होती है बैंगनी कलर में। माध्यम का अपवर्तनांक की बात करते हैं तो बैंगनी कलर में सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है लाल कलर में। विक्षेपण या विचलन की बात करते हैं तो बैंगनी में सबसे अधिक होता है और लाल रंग में सबसे कम होता है। जैसे कि अभी आपने चित्र में देखा था ना, ये वाले में देखिए विक्षेपण मतलब मोड़ है, कितना वो चीज जाकर मुड़ रही है। तो विक्षेपण सबसे ज्यादा मुड़ाव जो आप देख रहे हैं वो बैंगनी कलर में है और जो सीधा सीधा निकल रहा है वो लाल कलर में, क्योंकि प्रकाश की श्वेत प्रकाश इसी क्रम में तो आ रहा है, ये तो सीधे जा रहा है यानी विक्षेपण सबसे कम है। और यहाँ जाकर एकदम जो मुड़ रहा है वो बैंगनी कलर है। वही चीज है आपका यहाँ पर विक्षेपण है विचलन। और ऊर्जा की अगर बात करें तो बैंगनी रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है और लाल रंग में सबसे कम ऊर्जा होती है। तो ये हैं वर्ण विक्षेपण के रंगों के गुण, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर से जरूर रट के रखिएगा। बाकी ये चीज आपको पता होना चाहिए जो मैंने बताया, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, आवृत्ति कम होती है, और बैंगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है पर आवृत्ति अधिक होती है। अब बात करते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको हम कहते हैं प्रकीर्णन यानी कि फैलाव। यानी परिभाषा क्या है, जब प्रकाश की किरणें वायु में उपस्थित जो सूक्ष्म कण होते हैं, वायु में उपस्थित सूक्ष्म कण जैसे धूल कण है, जल कण है, गैस के अणु वगैरह है, इनसे टकराती है। कौन टकराता है? प्रकाश की किरणें। तो सभी दिशाओं में ये प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, इसी को कहते हैं प्रकीर्णन। जैसे इसमें दो टाइप भी होते हैं, एक रैले प्रकीर्णन होता है और एक होता है माई प्रकीर्णन। रैले प्रकीर्णन क्या होता है? ये सूक्ष्म कणों के द्वारा होता है और जो माई प्रकीर्णन है ये बड़े कणों के द्वारा होता है। सूक्ष्म कणों में क्या, जैसे नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। पूछा जाता है ज्यादातर कि ये कौन सी घटना है जो आकाश नीला रंग दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य जो लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण होता है। माई प्रकीर्णन की बात करें तो बड़े कणों द्वारा होता है, जैसे धूल, धुआं आदि। श्वेत है, धुंधला प्रकाश इससे प्राप्त होता है। श्वेत या धुंधला जो प्रकाश प्राप्त होता है वो माई प्रकीर्णन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, या कुहासा हो गया या धुंध हो गया, ये सब प्रकीर्णन के कारण होता है। एग्जाम्पल ये डायरेक्ट जो है आपसे पूछे जाते हैं। इधर वाला हमारा पेज हो गया, बढ़ते हैं हम हमारे अगले पेज की तरफ जो कि है हमारा इंद्रधनुष यानी कि रेनबो। अच्छा, अभी आगे आने वाला जो साउंड चैप्टर है उसके अंतर्गत न्यूमेरिकल वगैरह भी हैं, तो हम कोशिश ये भी करेंगे कि जिस पर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन में ही प्रैक्टिस कराएंगे, पर जो आपके फॉर्मूले वगैरह जैसे आपके साउंड चैप्टर में है तो वो साउंड चैप्टर के साथ ही कवर करेंगे, क्योंकि हम उसके भी नोट्स बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, इसलिए हमें अभी वो चीज़ें जो पता है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इंद्रधनुष की बात करते हैं, और जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है नया वीडियो आता है आप तक पहुंचेगा ही नहीं, तो आप देखेंगे कैसे, इसलिए सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। और जैसे ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर 1 से लेकर के जितनी भी पिछली क्लासेस हैं लगभग 9-10 हो चुकी हैं, वो जरूर देख लीजिएगा। वो उसमें हमने इसी प्रकार से सारी चीज़ें अब तक कवर कराई हैं। तो इंद्रधनुष रेनबो, जब वर्षा के बाद सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों पर पड़ करके अलग अलग रंगों में दिखाई देता है, तो इसी को कहते हैं इंद्रधनुष। ये तो सबने देख रखा होगा। इंद्रधनुष बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें मुख्य 4 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है अपवर्तन। देखिए यहाँ पर चित्र भी हम इंद्रधनुष का आपको दिखा देते हैं, ये है इंद्रधनुष का चित्र। तो ये है सूर्य, श्वेत प्रकाश प्रकाश में प्रवेश कर रहा है और इस तरीके से ये 7 रंगों में जो है विभक्त हो रहा है। अब ये जो 4 चरण है ना, ये पहले हम जानते हैं फिर चित्र को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपवर्तन जो होता है, रिफ्रैक्शन जो होता है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश जो अनेक रंगों का मिश्रण होता है वायु विरल माध्यम से जल सघन माध्यम में प्रवेश करता है। ध्यान दीजिएगा कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है जो मैंने चित्र में दिखाया, ये अनेक रंगों का मिश्रण होता है श्वेत प्रकाश, जैसे कि अभी हमने प्रिज्म में भी बात किया था। तो वायु विरल माध्यम, यहाँ पर वायु है ना विरल माध्यम, इससे जब प्रवेश कर रहा है जल सघन माध्यम, ये पूरा एरिया जल वाला है, ठीक। अब इसमें प्रवेश कर रहा है तो इसकी दिशा जो कि वो बदल जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं? अपवर्तन। हमने अपवर्तन में समझा कि जो आपका एक जैसे पेंसिल मुड़ी है वही प्रतीत होती है जल में, तो जो मुड़ा हुआ सारी चीजें देखने को मिलती है किसमें देख रहे हैं? अपवर्तन में। तो पहली घटना इंद्रधनुष बनने में अपवर्तन हो गई। दूसरी जो घटना है वो है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण हमने अभी पढ़ा कि जब आपका प्रिज्म से होकर के जा रहा है कलर श्वेत प्रकाश तो 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। तो जो 7 रंगों में विभक्त हो रहा है वही तो है डिस्प्रेशन, जिसको हमने बताया था
डिस्पर्सन वर्ण विक्षेपण। तो अपवर्तन के साथ ही श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में विबग्योर में विभाजित हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक रंग का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। तो ये दूसरी घटना क्या हो जाएगी, यहाँ से ये 7 रंगों में जो विभक्त हो रहा है, इसी को तो हम कहेंगे वर्ण विक्षेपण, यानी प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो रहा है। तीसरी जो घटना है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जल की बूंदें जो हैं उनके अंदर पहुंचने के बाद प्रकाश बूंद की भीतरी सतह से टकराता है। जल की जो बूंदें होती हैं जब अंदर पहुंच जाती हैं, उसका प्रकाश क्या करेगा, बूंद की भीतरी सतह से टकराएगा। क्योंकि प्रकाश जल से वायु में जाने का प्रयास करता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, इसलिए वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और प्रकाश बूंद के भीतर ही आपका मुड़ जाता है। और सेम यही डेफिनेशन अभी हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन में भी आपको बताई। तो यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट पर पढ़ते हैं, जब यहाँ पर इस तरीके से ये कलर चेंज हुआ वर्ण विक्षेपण के बाद, फिर ये जो कर्ण है वापस से यहाँ पर आ रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कि प्रकाश बूंद की भीतरी सतह से टकरा रहा है और फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो कर रहा है। अब चौथा इसमें स्टेप एक और होता है, वो होता है पुनः अपवर्तन, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो जब ये प्रकाश बूंद से बाहर निकल रहा है तब फिर से अपवर्तन होता है। एक बार अपवर्तन सेकंड नंबर पे हुआ है, फिर चौथे में भी फिर से होता है, अर्थात जल सघन माध्यम से फिर से वायु विरल माध्यम में आने पर इसकी दिशा दोबारा बदलती है और 7 रंग अलग अलग दिशाओं में बाहर निकलते हैं और इन्हीं रंगों को हम इंद्रधनुष के रूप में देखते हैं। तो ये आप देखेंगे चौथा जो स्टेप है वो आपका फिर से पुनः अपवर्तन आता है। प्रकाश बूंद से बाहर निकल रहा है, समय दोबारा परिवर्तित हुआ है, 7 रंग अलग अलग दिशाओं में दिखाई दे रहे हैं और इस तरफ से हम जैसे नीचे खड़े हैं आंखों में देखते हैं तो ये फैलता हुआ 7 रंगों में हमें इस तरीके से इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो 4 स्टेप समझ में आपको आ गए। पहला अपवर्तन, दूसरा वर्ण विक्षेपण, तीसरा फिर से अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन और फिर जो चौथा हुआ था अपवर्तन, मतलब पहले पे फिर लास्ट में फिर से अपवर्तन। तो ये 4 स्टेप देखने को मिलते हैं। अब इंद्रधनुष के भी टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, यह इंद्रधनुष एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। इसका कोण लगभग 42 डिग्री होता है और लाल रंग का कोण होता है। इसमें बाहर की ओर लाल रंग, अंदर की ओर बैंगनी रंग होता है और यह अधिक चमकीला और स्पष्ट दिखाई देता है, प्राथमिक इंद्रधनुष। जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है ये 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। इसमें जो कोण होता है वो लगभग 51 डिग्री का होता है। इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग और अंदर की ओर लाल रंग होता है और ये प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में धुंधला होता है। ये अधिक चमकीला और स्पष्ट होता है, ये धुंधला होता है। इसमें 42 डिग्री, इसमें 51 डिग्री, इसमें 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये है हमारे इंद्रधनुष के टाइप। अब इंद्रधनुष की विशेषताओं को एक साथ देख लेते हैं, कौन कौन सी इंद्रधनुष की विशेषताएं। तो इंद्रधनुष केवल सूर्य के विपरीत दिशा में ही दिखाई देता है, पहला पॉइंट। प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर और सामने वर्षा की बूंदें होती हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम बाहर लाल तथा अंदर बैंगनी होता है। द्वितीय जो इंद्रधनुष है उसमें रंगों का क्रम बाहर बैंगनी अंदर लाल होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला और स्पष्ट होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष अपेक्षाकृत धुंधला होता है, अभी हमने वहां पर बताया। उसके बाद इंद्रधनुष गोलाकार अर्धवृत्ताकार होता है, परंतु हमें धरती से केवल अर्धवृत्त का भाग ही दिखाई देता है। इंद्रधनुष सामान्यतः वर्षा के बाद ही दिखाई देता है, निर्मल आकाश में वो नहीं दिखाई देता है। तो ये कुछ इंद्रधनुष से रिलेटेड जो है वो पॉइंट। बाकी प्राथमिक और द्वितीयक मैंने ऑलरेडी बता दिया कि प्राथमिक में क्या है, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कोण 42 डिग्री, बाहर लाल अंदर बैंगनी, और द्वितीयक में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 51 डिग्री का कोण और बाहर बैंगनी और अंदर लाल। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रकाश पर आधारित महत्वपूर्ण उपकरण और उनके उपयोग। सबसे पहला है हमारा आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैंने बताया अभी उत्तल लेंस की जब बात की कि उत्तल लेंस इसमें यूज होता है। यूज क्या होता है आवर्धक लेंस, तो छोटी वस्तुओं को बड़ा और स्पष्ट देखने के लिए यूज होता है। और इस वाले पॉइंट को बाद में बात करेंगे, तो इसी को एक साथ जो है वो देख लेते हैं। दूसरा जो है हमारा है कैमरा। तो दर्पण कौन सा है, उत्तल लेंस यूज हो रहा है। उपयोग क्या होता है कैमरा का, वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये चीज ज्यादातर क्वेश्चन में पूछी जाती, इसीलिए हमने ये सारणी अलग से बना रखी है कि आप इनको जरूर रट लीजिएगा। मानव नेत्र की बात करते हैं। उत्तल लेंस जो भी हमने ऊपर काट दिया था ना, देखिए यहां पर उस चीज को क्लैरिफिकेशन करके लिखा है। उत्तल लेंस वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यानी जो उत्तल लेंस के एग्जाम्पल में वहां पर लिखा था वो सही लिखा था, बाकी वो चीज को क्लैरिफिकेशन यहां पर हमने कर दिया कि वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है वो आपका जो दर्पण है या आप कह सकते हैं लेंस है, वो उत्तल लेंस के रूप में आता है। तो वो चीज को क्लियर रखिएगा कि जो हमने काटा था वो यहाँ पर इसलिए क्लियर कर दिया, क्योंकि वो डायरेक्ट लिखा था, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा था तो आपको समझने में दिक्कत होती, इसलिए वहां पर काट दिया था, इसलिए यहाँ पर क्लैरिफिकेशन कर दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कहाँ पर हमने उसको काटा था, ताकि
आपको दिक्कत ना हो। ये यहाँ पर जो हमने सारे एग्जाम्पल देखे थे, यहाँ पर जो मानव नेत्र था, अब यहाँ पर हमने इसको संक्षेप में लिख दिया था ताकि हम इसको आगे समझा सके, क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं था। तो अब मैंने इसको काट दिया ताकि आपको समझ में आ गया। अब समझ गए कि उत्तल लेंस में आपका ये मानव नेत्र आता है, इसीलिए मैंने उस समय के लिए काट दिया था ताकि अब बाद में इसको हम क्लियर कर सकें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारा अगला। मानव नेत्र के बाद कौन सा है? सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। दो उत्तल लेंस होते हैं इसमें, और सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए यूज करते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, इन सब के लिए। दूरदर्शी या अपवर्ती, दो उत्तल लेंस होते हैं, यहाँ पर भी दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए यूज करते हैं इसका। इंग्लिश टर्म भी सब में लिखे हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वगैरह। इंग्लिश टर्म इसलिए लिखे, कई लोग इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं तो हेडिंग वगैरह देखते चलिएगा। दूरदर्शी, परावर्ती, तो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये इसमें अवतल दर्पण यूज होता है। दूरदर्शी अपवर्ती है और दूरदर्शी परावर्ती है, तो इसमें मुख्य दर्पण अवतल दर्पण होता है। लेंस वाली दूरदर्शी से बेहतर होता है, इसमें वर्ण विकृति नहीं होती है और छवि अधिक और ज्यादा साफ दिखाई देती है। फिर होता है दंत चिकित्सक का दर्पण। आपने देखा है ना, जो दांत वगैरह का चेकअप करते हैं वो भी तो लगाते हैं, उसमें कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। इसमें जो प्रतिबिंब होता है बड़ा और सीधा बनता है, ताकि आपके दांत में कुछ कीड़ा वगैरह लगाओ तो बड़ा दिखाई दे, कोई दिक्कत है तो दिखाई दे। सेविंग या मेकअप दर्पण होता है, इसमें भी अवतल दर्पण होता है, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, सेविंग करने के लिए ना दिखाई दे क्लियर तरीके से। बाहर का रियर व्यू जो मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है, अधिक क्षेत्र दिखाई देता है और प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है। साइड मिरर में होता है ना, पीछे अगर पूरी एम्बुलेंस आ रही है तो पूरा इस मिरर में दिखाई देती है। सड़क के जो मोड़ होते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं इस तरीके के ग्लास लगे रहते हैं, मोड़ वगैरह में लगे रहते हैं और बड़ा सा रहता है, उससे अगर आप आ रहे हैं तो पूरा दूर तक का दिखाई देता है। तो जो ब्लाइंड टर्न पर लगे रहते हैं वो, उसमें दर्पण कौन सा? उत्तल दर्पण। अधिक क्षेत्र दिखाई देता है और दुर्घटना होने की संभावना इससे कम हो जाती है। टॉर्च की बात करते हैं, अवतल दर्पण यूज होता है, प्रकाश को समानांतर किरणों में जो है ये भेजता है हमारा टॉर्च। वाहनों की जो हेडलाइट होती है इसमें अवतल दर्पण होता है और प्रकाश को दूर तक समानांतर किरणों के रूप में जो है ये भेजता है वाहनों की हेडलाइट। जो आगे हेडलाइट लगी होती है ना, आपने देखी है, तो इसमें अवतल दर्पण होता है। और मेन यही काम होता है कि जो प्रकाश है, जो आप सामने वाली लाइट, सामने गाड़ी आ रही है देखना चाह रहे हैं, तो उसको दूर तक समानांतर किरणों के रूप में भेजता है। सर्च लाइट जो होती है ये, इसमें भी अवतल दर्पण होता है, दूर की वस्तु पर प्रकाश डालने के लिए समानांतर किरणें जो है ये भेजता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण होता है। सौर भट्टी की बात करते हैं तो अवतल दर्पण होता है, इसमें यूज सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करके उच्च ताप प्राप्त करते हैं हम, सौर भट्टी, अवतल दर्पण। पेरिस्कोप की बात करते हैं, बताया था ना पेरिस्कोप का यूज समुद्र की गहराई वाला, तो ये आपका दो समतल दर्पण यूज होते हैं 45 डिग्री एंगल पर। जलयान, पनडुब्बी आदि में इसका यूज जो है वो किया जाता है, पेरिस्कोप। फिर पेरिस्कोप आपका ये मिरर टाइप का है, ये प्रिज्म टाइप का है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें मिरर टाइप वाले में दो समतल दर्पण होते हैं और जो पेरिस्कोप आपका प्रिज्म टाइप वाला है इसमें दो समकोण प्रिज्म यूज होते हैं। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा प्रकाश का मार्ग जो है वो बदलता है। फिर आपका है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप 3 समतल दर्पण होते हैं, 60 डिग्री पर होते हैं, बहुत बहुल परावर्तन द्वारा रंगीन और सुंदर आकृतियां इसमें कैलिडोस्कोप में दिखाई देती हैं। सिनेमा जो प्रोजेक्टर है इसमें आपका उत्तल लेंस होता है और यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वास्तविक, उल्टा एवं बहुत बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर जो है वो बनता है। तो ये आपका जो हमने चीज़ें बताई, इसको एक एक लाइन में अगर देखें तो एक क्विक रिवीजन के तौर पर, तो कौन सा उपकरण किससे संबंधित है? जैसे बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण उत्तल लेंस में बनता है, अधिक क्षेत्र दृष्टिगोचर है तो उत्तल दर्पण, प्रकाश को समानांतर भेजना हो अवतल दर्पण, दूर तक भेजना है प्रकाश को तो अवतल दर्पण, वस्तु का बड़ा निरीक्षण करना है सूक्ष्मदर्शी, दूर की वस्तु का निरीक्षण करना है तो दूरदर्शी, वही रंगीन डिजाइन बनाना है तो कैलिडोस्कोप, जलयान में देखना है तो पेरिस्कोप, फिल्म दिखाना है सिनेमा प्रोजेक्टर, दृष्टिदोष ठीक करना है उपयुक्त लेंस के द्वारा, और प्रकाश का मार्ग अगर बदलना है तो पेरिस्कोप या फिर प्रिज्म। अब बात करते हैं हम हमारा अगला पॉइंट, जो कि है आपका दृष्टि दोष एवं निवारण या चश्मे। यहां से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं दृष्टि दोष से लेकर के। इस वाला जो आप ये देख रहे हैं पीडीएफ, इस पीडीएफ में हमने लगभग पिछले 2 से 3 दिन में लगातार मेहनत की इस वाले पीडीएफ में, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है तो इसमें बहुत हमने आपके लिए जो है वो मेहनत की है। तो चलिए बात करते हैं दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया की बात करते हैं तो यहाँ पर कारण क्या होता है? दूर की वस्तु यहाँ पर धुंधली दिखाई देती है, बताया था, निकट में दूर का होता है। निवारण के लिए जो लेंस यूज होता है वो अवतल लेंस यूज होता है, और जो चित्र की बात करते हैं तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तु धुंधली, यूज कौन सा करते हैं निकट दृष्टि दोष में? अवतल लेंस, जिसको हम कॉनकेव कहेंगे। दूर दृष्टि दोष, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं,
इसमें आपका पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है जिसको भी दूरदृष्टि दोष है, और उसके लिए यूज़ किया गया जाता है, उसको सही करने के लिए उत्तल लेंस यूज़ किया जाता है। चित्र हम यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं। फिर अगला है जरा दृष्टि दोष, जिसको हम कहते हैं प्रीस साइफोविया। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि वृद्धावस्था में पास की वस्तु धुंधली दिखती है। इसके लिए यूज किया जाता है बाईफोकल लेंस, जिसको हम द्विफोकसी लेंस कहते हैं। इसमें जो द्विफोकसी लेंस होता है ऊपर अवतल होता है, नीचे उत्तल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बाईफोकल लेंस जो है जरा दृष्टि दोष में जो है वो यूज किया जाता है। ये इसका जो है वो चित्र हो जाएगा। फिर आपका है अबिंदुकता, जिसे कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। विभिन्न दिशाओं में वस्तु का फोकस अलग अलग होता है। यहाँ पर जो लेंस यूज होता है वो बेलनाकार लेंस यूज होता है, सिलेंड्रिकल लेंस यूज होता है, और सिलेंड्रिकल लेंस को लेकर के ये हो जाएगा अबिंदुकता का चित्र। तो ये हमारा हुआ दृष्टि दोष। अब बात करते हैं धूप के चश्मे, सनग्लासेस या पोलराइड्स वगैरह जो होते हैं। जो तकनीक होती है इसमें वो यूज होती है आपकी पोलराइड। सिद्धांत जो है वो प्रकाश का ध्रुवण सिद्धांत पर आधारित होता है, पोलराइजेशन इसको कहते हैं। जो क्वेश्चन पेपर में बनते हैं ना, ध्रुवण शब्द से बनते हैं। विशेषता क्या होती है, आंखों पर पड़ने वाले जो चकाचौंध होती है, जिसको ग्लेयर कहते हैं, इसको रोकने का काम करता है। धूप के चश्मे आप नॉर्मली यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा जब धूप होती लगा लेते हैं, सोचते हैं कि जो सामने से गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो दिखाई दे, तो वो हो गया। क्षमता क्या होती है इसकी पावर में, तो 0 डायोप्टर होती है। डायोप्टर आपको मैंने बताया है लेंस की क्षमता की इकाई है। अब परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड पॉइंट, जैसे लेंस की क्षमता, इसका मात्रक है डायोप्टर, डी से दर्शाते हैं, और सूत्र इसका यानी लेंस की क्षमता का P बराबर 1/f होता है, और यहाँ पर जो f होता है वो आपकी वैल्यू मीटर में होती है। उत्तल लेंस की क्षमता की बात करते हैं, हमेशा धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी की अगर बात करें तो आपकी अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। पानी में जो हवा का बुलबुला होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, पानी में हवा का जो बुलबुला है वो कौन से लेंस के जैसा काम करता है, तो आप क्या कहेंगे, दिखता उत्तल लेंस जैसा है, लेकिन काम हमेशा अवतल लेंस की तरह से करता है। बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए अलग से देखिए लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, बहुत बार पूछा जाता है। हवा में पानी का बुलबुला, इसको रट लीजिए कि दिखता उत्तल लेंस जैसा है, परंतु काम हमेशा अवतल लेंस जैसा करता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। फिर आपका है वर्ण विकृति, जिसको कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। तो ये कारण क्या है, लेंसों में विभिन्न वर्णों का अपवर्तन अलग अलग होता है, परावर्ती दूरदर्शी में ये दोष आपका नहीं होता है। फिर होता है अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर। अपवर्ती क्या होता है, तो 2 तल लेंस का उपयोग वर्ण विकृति होती है, और परावर्ती में अवतल दर्पण का उपयोग वर्ण विकृति नहीं होती है, छवि इसमें साफ और उज्ज्वल होती है। तो ये हमारा हो गया इनके बारे में। अब इससे संबंधित कुछ स्मरणीय बात कि प्रकाश पर आधारित उपकरणों के प्रश्न में अक्सर ये पूछा जाता है कि किस उपकरण में कौन सा दर्पण या लेंस प्रयोग होता है, इसकी विशेषता क्या है और किस उद्देश्य से ये प्रयोग जो है वो किया जाता है, जो कि मैंने आपको लिस्ट ऑलरेडी आपको इसीलिए पहले ही बता दी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे प्रकाश के महत्वपूर्ण मात्रक और उससे संबंधित इकाइयों को लेकर के। तो सबसे पहला जो मात्रक है वो है प्रकाश की चाल। प्रतीक चिन्ह है C, इकाई है इसकी मीटर प्रति सेकंड, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूसरा है तरंग दैर्ध्य, लैम्डा से दर्शाते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह है ये। और मीटर में SI अगर बात करें मीटर या फिर नैनोमीटर भी होती है तरंग दैर्ध्य की, और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। ये वैल्यूज पिछला चैप्टर था ना मापन वाला, उसमें हम सब करा चुके हैं। आवृत्ति की बात करते हैं, इसे V से इस तरीके से दर्शाएंगे, हर्ट्स इसका इकाई होती है, और V बराबर 1/T करके हो जाएगा। हर्ट्स मात्रक ज्यादातर पूछा जाता है, आवृत्ति का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कालावधि या समय की बात करें तो T सेकंड में दर्शाते हैं, T बराबर 1/V करके। लेंस की क्षमता की बात करते हैं तो P, और डायोप्टर इसका इकाई हो गया, और P बराबर 1/f जो होती है वैल्यू मीटर में होती है। उत्तल लेंस के लिए धनात्मक मान बताया था, और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक मान मैंने बताया था। प्रकाश की तीव्रता की बात करते हैं तो I हो गया, इसका मात्रक हो जाएगा कैंडला, और किसी भी दिशा विरोध में प्रकाश का स्रोत का रूप में काम करता है। प्रकाश फ्लक्स की बात करते हैं, ये है फाई, और ल्यूमेन जो है इसका मात्रक है, कुल प्रकाश मात्रा को दर्शाता है। और प्रदीप्तता जो होगा इसको इल्यूमिनेंस कहेंगे E, और इसका जो मात्रक है वो है लक्स, और ये फॉर्मूला होगा E बराबर 5/A। तो ये जो आप देख रहे हैं ज्यादातर ये पूछे जाते हैं, इस पर बेस्ड तो क्वेश्चन करेंगे। ये वाले जितने भी इकाई आप देख रहे हैं ये आपको जो है वो रटी होनी चाहिए। फिर बात करते हैं प्रमुख वैज्ञानिक और उनके योगदान या
उन्होंने क्या योगदान दिया था। एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि कई लोग, किसी का कमेंट देखने को मिला था कि यहाँ पर लिखा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। यदि आप वीडियो को फोन को इस तरीके से देख रहे हैं सीधा सीधा करके, तो ऐसे में आपको नहीं दिखाई देगा। इस तरीके से देख रहे हैं, ऐसे करके फोन देखेंगे लैंडस्केप मोड में, तो फिर ऐसे में जो है आपको ये दिखाई देगा। तो इसलिए फोन को लैंडस्केप में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सारी चीजें क्लियर लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आइजैक न्यूटन को लेकर। तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों का वर्णक्रम प्राप्त किया। जो प्रकाश का कण है वो सिद्धांत इन्होंने दिया था न्यूटन जी ने। सीवी रमन जी की बात करते हैं तो सीवी रमन प्रभाव की खोज इन्होंने की थी 1928 में, और इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी इनको जो है वो मिला था। फिर बात करते हैं स्नेल को लेकर के। तो स्नेल की बात करते हैं तो अपवर्तन का नियम स्नेल के द्वारा दिया गया था, पूछा जाता है। फर्मेंट की बात करते हैं तो प्रकाश न्यूनतम समय के सिद्धांत का पालन करता है, और यह सिद्धांत जो है इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर आपका है ह्यूनेंस तरंग सिद्धांत, इनके द्वारा जो है वो दिया गया था। थॉमस यंग की बात करें तो प्रकाश के व्यतिकरण का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था, इंटरफेरेंस। और मैक्सवेल की बात करते हैं तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये इनके द्वारा मैक्सवेल के द्वारा सिद्ध किया गया था। एडिसन की बात करें तो विद्युत बल्ब का आविष्कार इन्होंने किया था, ये डा लिखा हुआ डा। और आइंस्टीन की बात करें तो प्रकाश क्वांटम फोटोन होते हैं, और ये सिद्ध इनके द्वारा किया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या भी आइंस्टाइन के द्वारा की गई थी। तो ये आपका जो है वो हो जाएगा। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इनका नाम एडिशन डा जो है ये लिखा हुआ है। बात करते हैं हम हमारा आगे, जो कि है प्रकाश से जुड़े जो है वो कुछ प्रभाव। ये हेडिंग है प्रकाश से जुड़े प्रमुख प्रभाव। ये जो आप यहां प्रभाव देख रहे हैं, सबसे पहला है टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। तो कोलाइड विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ये होता है। जब प्रकाश कोलाइड विलयन से होकर के गुजरता है तो प्रकाश की किरणें जो पथ होती हैं वो दृश्यमान हो जाती हैं। ये देखिए जैसे कोलाइड कण लिक्विड में भरे हुए हैं, ये प्रकाश डाल रहे हैं, तो यहाँ पर कोलाइड कण से जब गुजर रही हैं तो वही कोलाइड विलयन से होकर गुजरता है, तो प्रकाश की किरणें पथ दृश्यमान हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे धूल भरी हवा में सूर्य की किरणें हमें दिखाई देती हैं, तो ये टिंडल इफेक्ट कहलाता है। दूसरा आपका है रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव। जब श्वेत प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर के गुजरता है तो माध्यम के अणुओं से टकराकर कुछ प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। यह तरंगदैर्घ्य परिवर्तन ही कहलाता है रमन शिफ्ट, और इसकी खोज सीवी रमन ने 1928 में की थी। एग्जाम्पल के लिए जैसे बेंजीन जल आदि में देखा जा सकता है। यह है हमारा श्वेत प्रकाश, और यहाँ पर आपका है विकृत प्रकाश, जो कि यहाँ पर कह रहा था कुछ प्रकाश की तरंगें बदल जाती हैं, तो ये पारदर्शी माध्यम इस तरीके से, तो ये किस में आता है, रमन प्रभाव में आता है। तीसरा आपका है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ये सब आपका कोर्स में एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही दिया गया है, क्योंकि हमने केवल उस लेवल को ही नहीं देखा है जो आपका किताबों में दिया गया है, क्योंकि हम जब ये नोट्स बना रहे हैं तो उसमें हम किताबें भी देख रहे हैं सारे पब्लिकेशन की, और एनसीईआरटी एससीईआरटी को भी मेन फोकस में रखे हुए हैं। तो क्योंकि पेपर आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड ज़्यादा बनता है, तो ये जो टिंडल इफेक्ट वगैरह है सब वहीं पर ही दिया गया है। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की बात करें तो जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति, या जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश गिराया जाता है। किस पर गिराया जाता है, धातु की सतह पर। तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ पर धातु की सतह है, ये प्रकाश गिराया जा रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। इसकी खोज की थी हेनरिक हर्ट्ज ने, और इसकी व्याख्या की थी आइंस्टाइन के द्वारा। उपयोग इसका होता है फोटो सेल में, फोटोमीटर में, सोलर सेल में, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब इससे संबंधित यानी प्रकाश से संबंधित कुछ प्राकृतिक घटनाओं की बात जो है वो कर लेते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। और जो भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हों या फिर व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हों, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह कई बार नहीं पहुंचता है तो पहुंच जाए। सबसे पहला पूछा जाता है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो वायुमंडल के जो अणु होते हैं, जैसे ये सूरज है, ये आपके वायुमंडल के अणु हैं, ये छोटी तरंगदैर्घ्य वाली नीली रोशनी का अधिक प्रकीर्णन करते हैं। ये मैंने बताया था कि आकाश नीला रंग दिखाई दे रहा है, किसकी घटना है, प्रकीर्णन की। तो जो ये प्रकीर्णन करते हैं इसलिए हमें चारों ओर से नीली रोशनी अधिक मात्रा में मिलती है, और इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है कि सुबह और शाम के समय सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है। छोटी तरंगदैर्घ्य वाली जो नीली रोशनी होती है वो प्रकीर्णित होकर के हट जाती है, प्रकीर्णित होकर मतलब फैल करके हट जाती है, और केवल बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली लाल या नारंगी रोशनी ही हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। और यही कारण है कि सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, जब सूर्यास्त का समय हो या सूर्योदय का समय हो। ये हो गया हमारा।
फिर आपका है तीसरा पूछा जाता है कि बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं। तो क्यों दिखाई देते हैं? बादलों के जो जल कण हैं वो बर्फ के कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बड़ा होता है। जो बादल के जल कण की बात करें या बर्फ के कणों की बात करें, इनका जो आकार होता है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बड़ा होता है। ये सभी रंगों के प्रकाश का लगभग समान रूप से प्रकीर्णन करते हैं और इसलिए सभी रंग मिलकर हमें केवल सफेद प्रकाश ही दिखाई देता है, इसलिए बादल हमें सफेद दिखाई देते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, तो इसमें ऐसा भी नहीं है कुछ कि मैं आपको समझाऊं। चंद्रमा जो है वो कभी कभी लाल क्यों दिखाई देता है? चंद्र ग्रहण के टाइम में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर के गुजरता है। चंद्र ग्रहण का जब टाइम होता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है और नीली रोशनी प्रकीर्णित हो जाती है, जबकि लाल रोशनी जो होती है वो मुड़कर चंद्रमा पर पहुंचती है, इसीलिए चंद्रमा हमें लाल दिखाई देता है। वही चित्र से आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये हो गया हमारा चौथा प्रकाश प्राकृतिक घटनाएं। अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक प्रकाश तकनीक और कुछ उससे रिलेटेड तथ्य। अब आधुनिक प्रकाश तकनीक में सबसे पहला आता है प्रकाश का द्वैत प्रभाव। प्रकाश जो होता है वो कभी कण यानी फोटोन की तरह व्यवहार करता है, कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है। ये बात फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव तथा व्यतिकरण से सिद्ध जो है वो आपकी हुई है। ये होता है प्रकाश का द्वैत प्रभाव। द्वैत का मतलब ये दो चीजें हैं, यानी आपका कभी कण क्या कर रहा है, ये प्रकाश कभी कण फोटोन की तरह व्यवहार कर रहा है और कभी तरंग की तरह, तो यही आपका द्वैत प्रभाव होता है। फोटोन क्या होता है? तो प्रकाश की सबसे छोटी ऊर्जा कणिक, ये फोटोन होती है। ऊर्जा E बराबर hv, h जो है आपका प्लैंक स्थिरांक है। फोटोन के बाद बात करते हैं लेजर। लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और सिद्धांत ये दिया था प्रेरित, ये सिद्धांत जो बेस्ड है वो प्रेरित उत्सर्जन स्टिमुलेटेड एमिशन पर बेस्ड है। विशेषताएं होती हैं एक रंगी, सुसंगत, तीव्र और दिशात्मक प्रकाश। उपयोग कहाँ होता है लेजर का? लेजर पॉइंटर में, चिकित्सा में, संचार में, कटाई में, मापन में, बारकोड स्कैनर वगैरह में मल्टीपल जगह लेजर का यूज होता है। एक और होता है मेजर। मेजर की बात करते हैं तो पूर्ण रूप क्या होता है? माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये माइक्रोवेव क्षेत्र में लेजर की तरह कार्य करता है और यूज उसका रेडियो टेलीस्कोप में होता है, संचार में होता है, अंतरिक्ष अनुसंधान में होता है। उसके बाद बात करते हैं हमारा एलईडी, जिसकी फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। और विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ये किसको? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश। जब बिजली देते हैं तभी तो जलती है। कम ऊर्जा खपत होती है, अधिक प्रकाश देता है, अधिक आयु होती है एलईडी की नॉर्मल बल्ब की तुलना में। उपयोग होता है बल्ब, टीवी, मोबाइल स्क्रीन, टॉर्च, संकेतक, लाइट आदि। एलईडी तो टीवी में वगैरह में भी होती है, तो ये भी जैसे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं एलईडी का। एलईडी के अलावा और भी चीजें आती है, क्यू एलईडी आती है, 4K आती है, अलग अलग। एलईडी और लेजर में क्या अंतर होता है? तो प्रकाश का प्रकार एलईडी में आपका असंगत होता है, लेजर में संगत होता है। इसमें तरंग दैर्ध्य एलईडी में बहुरंगी होती है और लेजर में एक रंगी होती है। एलईडी में दिशात्मक की बात करें तो कम होती है, इसमें अत्यधिक होती है। प्रयोग की बात करें तो एलईडी में सामान्य प्रकाश और इसमें विशेष उद्देश्य जैसे चिकित्सा, उद्योग आदि में जो है वो यूज करते हैं। अब बात करते हैं हमारा लास्ट पेज, जो कि है प्रकृति में प्रकाश से संबंधित घटनाएं, जिसमें सबसे पहला हमारा हो जाएगा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ये हमने बात किया। अच्छा, जो हमने बात किया था ना उसी को लेकर के शॉर्ट में लिखा था रिवाइज के लिए, तो एक बार देख लेते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है वायुमंडल के छोटे अणु होते हैं। सूर्य के सहित प्रकाश में नीली तरंग दैर्ध्य अधिक प्रकीर्णित होती है, हमारी आंखों तक अधिक बिखरी हुई नीली रोशनी पहुंचती है, इसीलिए प्रकाश हमें आकाश जो होता है वो नीला दिखाई देता है। सूर्यास्त और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? या फिर आप कह सकते हैं हम क्या देखते हैं, सूर्य लाल या नारंगी दिखाई देता है। तो सुबह शाम सूर्य क्षितिज के पास होता है, प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। छोटी तरंग दैर्ध्य नीला जामुनी अधिक प्रकीर्णित हो जाता है, बड़ी तरंग दैर्ध्य लाल नारंगी सीधी हमारी आंखों तक पहुंचती है। फिर आपका तीसरा है बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं? तो बादल अनेक छोटे छोटे जो जलकण होते हैं, बर्फ हैं, उनके कणों से बने होते हैं और ये सभी रंगों के प्रकाश को समान रूप से प्रकीर्णित करते हैं और इस कारण श्वेत प्रकाश सभी रंग आंखों तक पहुंचता है, इसलिए बादल सफेद दिखाई देते हैं। चंद्रमा कभी कभी लाल क्यों दिखाई देता है? तो पूर्ण चंद्रग्रहण या वायुमंडल की अवस्था में चंद्रमा लाल दिखाई देता है ना, तो पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय नीली रोशनी अधिक प्रकीर्णित हो जाती है, केवल लाल या नारंगी रोशनी विचलित होकर चंद्रमा पर पहुंचती है, इसी कारण चंद्रमा लाल दिखाई देता है। ये चीजें एक साथ रख करके जैसे कंपैरिजन करके नहीं हम रिवाइज करते हैं, वो इसीलिए यहाँ पर एक साथ लिख दिया था। तो ये हमारा लेजर मेजर वाला तो हमने जो है वो आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो ये भी फुल फॉर्म और उसके जो उपयोग हैं वो सारी चीज़ें हमने जो है वो क्लियर कर दी। तो इसी के साथ हमारा प्रकाश जो चैप्टर है वो पूरा हुआ समाप्त, पर इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो हम आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत जो है वो कवर करेंगे।
क्वेश्चन ज़्यादा होंगे क्योंकि ये वीडियो में ही काफ़ी का ज़्यादा कंटेंट दे रखा है। लगभग 50 तो क्वेश्चन मिनिमम हर हाल में, 50 या 51 क्वेश्चन तो हम हर हाल में आपको जो है वो कराएंगे ही। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी जैसा कि पूछते हैं, यहाँ पर वो हमने नहीं दे रखा है, जो कि हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं उसी से ही क्वेश्चन हम आपसे जो है वो पूछ रहे हैं, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है। और वो क्वेश्चन आपका है कि दूरदृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, उत्तल या अवतल, इस तरीके से ऑप्शन, या आप अन्य ऑप्शन अगर हम नहीं भी दे रहे हैं, अगर इसमें से आपने चीज़ें पढ़ रखी तो डायरेक्ट अपना आंसर जो है वो मेन कमेंट में बताइएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा एक अच्छा सा कमेंट भी लिख दीजिएगा, ताकि वो पढ़ करके हम और ढेर सारी मेहनत कर सकें, मोटिवेट हो सकें। और साथ ही साथ वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो अभी के वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।